डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नालंदा की। एक ऐसा नाम जो प्राचीन भारत के ज्ञान और गौरव का प्रतीक है। 5वीं सदी में बनी ये जगह सिर्फ एक मठ या मंदिर नहीं थी, ये दुनिया की पहली बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज में से एक थी। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां चीन, कोरिया, तिब्बत और पूरी दुनिया से लोग ज्ञान की तलाश में आते थे। और इसकी लाइब्रेरी धर्मगंज तो एक अजूबा थी। कहते हैं उसमें 3 बड़ी इमारतें थीं, कुछ तो 9-9 मंजिला थीं और उनमें लाखों हाथ से लिखी पांडुलिपियां थीं। मतलब ज्ञान का ऐसा खजाना शायद ही दुनिया में कहीं और था। लेकिन करीब 800 साल तक चमकने के बाद 12वीं सदी के आखिर में ये महान संस्था इतिहास के अंधेरे में खो गई। तो आज हम इसी सामग्री के आधार पर इसी सवाल पर विचार करेंगे। नालंदा का अंत कैसे हुआ? क्या ये बख्तियार खिलजी की तुर्की सेना के एक हिंसक और विनाशकारी हमले का सीधा नतीजा था, जिसने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया? मैं कहूंगा हाँ, बिल्कुल यही सच है। और मैं कहूंगी कि ये कहानी का सिर्फ एक छोटा और शायद सबसे आखिरी हिस्सा है। मेरा मानना है कि नालंदा का पतन एक धीमी और लंबी प्रक्रिया थी, जिसके कारण कहीं ज्यादा गहरे थे। हमला तो बस एक पहले से कमजोर हो चुकी इमारत पर आखिरी चोट थी। देखिए, मेरा पक्ष बहुत सीधा और स्पष्ट है। नालंदा का अंत एक अचानक हुई बेहद हिंसक घटना थी। 12वीं सदी के अंत में बख्तियार खिलजी की सेना ने पूर्वी भारत पर हमला किया और उसने जानबूझकर बौद्ध ज्ञान के सबसे बड़े केंद्रों नालंदा, विक्रमशिला, उदनपुरी को अपना निशाना बनाया। हमें इसका जिक्र मिन्हाज-ए-सिराज जैसे इतिहासकारों के लेखन में मिलता है, जो उस दौर के एक अहम फारसी इतिवृत्तकार थे। वो साफ-साफ हजारों भिक्षुओं के कत्लेआम और मठों को जलाने की बात करते हैं। जरा उस तबाही की कल्पना कीजिए। धर्मगंज जैसी लाइब्रेरी जिसमें लाखों पांडुलिपियां थीं, कहते हैं कि वो महीनों तक जलती रही। ये सिर्फ एक इमारत का अंत नहीं था, ये ज्ञान की एक पूरी दुनिया का अंत था। इस हमले ने उस इलाके से बौद्ध धर्म की संस्थागत रीढ़ ही तोड़ दी, जिससे उसका फिर से खड़ा हो पाना नामुमकिन हो गया। इस संस्था को मिटा दिया, ये इतिहास को बहुत सरल बनाना है। मेरा तर्क है कि खिलजी के हमले से बहुत पहले ही नालंदा का सूर्य ढलने लगा था। नींव अंदर से खोखली हो रही थी। मिसाल के तौर पर पाल राजाओं का संरक्षण, जो कभी नालंदा की सबसे बड़ी ताकत था, वो धीरे धीरे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा था। क्यों? क्योंकि पाल वंश के बाद के राजा तांत्रिक बौद्ध धर्म में ज्यादा रुचि रखते थे और विक्रमशिला उसका बड़ा केंद्र बन गया था, जबकि नालंदा बौद्ध दर्शन की पुरानी परंपराओं पर टिका था। इसके अलावा उस दौर में जिसे हम ब्राह्मणवादी शत्रुता कहते हैं, यानी हिंदू धर्म का पुनरुत्थान और बौद्ध संस्थानों पर उसका बढ़ता दबाव, वो भी एक बड़ा कारण था। और सबसे अहम बात, क्या हम यकीन से कह सकते हैं कि मिन्हाज ने जिस किले पर हमले का जिक्र किया है वो नालंदा ही था? कई विद्वानों का मानना है कि वो पास का ओदंतपुरी महाविहार था, जो एक किले की तरह बना था। इसलिए सिर्फ आक्रमण को दोष देना, बाकी सभी अहम वजहों को नजरअंदाज करना है। आपने मिन्हाज के लिखे पर जो सवाल उठाया है वो दिलचस्प है, पर मैं इससे सहमत नहीं हूं। चलिए एक पल के लिए मान भी लें कि उसके ब्यौरे में कुछ अस्पष्टता है, लेकिन सिर्फ वही एकमात्र स्रोत नहीं है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ भी आक्रमणकारियों द्वारा मठों को तबाह करने और भिक्षुओं के नरसंहार की बात करते हैं। ये एक पैटर्न दिखाता है। ये कोई इकलौती घटना नहीं थी। बौद्ध ज्ञान के केंद्रों को एक एक करके खत्म किया जा रहा था, और जिस पैमाने पर विनाश का जिक्र है, हजारों लोग मारे गए, एक विशाल लाइब्रेरी राख हो गई, यह किसी धीमी गति से होने वाले पतन का नतीजा नहीं हो सकता। यह एक संगठित सैन्य अभियान की क्रूरता को दिखाता है। लेकिन क्या हम मिन्हाज के लिखे पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं? वो घटना के कई दशक बाद लिख रहा था और उसने कभी वो जगह अपनी आंखों से देखी भी नहीं थी। उसका ब्यौरा तो सुनी सुनाई बातों पर आधारित हो सकता है, और जैसा मैंने कहा, वो साफ तौर पर नालंदा का नाम नहीं लेता। वो बिहार के किले का जिक्र करता है, जो आज का बिहार शरीफ शहर है। वहां उदंतपुरी महाविहार था, जो एक किलेबंद परिसर था। नालंदा तो एक खुला हुआ अकादमिक परिसर था, कोई किला नहीं। इसलिए यह बहुत संभव है कि जिस भीषण लड़ाई का जिक्र है वो उदंतपुरी में हुई हो। और अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि हमारे पास नालंदा पर हुए किसी बड़े एकमुश्त हमले का कोई चश्मदीद सबूत ही नहीं है। ये तो आक्रमण वाली पूरी थ्योरी की नींव हिला देता है। अगर हम आपकी बात मान भी लें
कि सीधा चश्मदीद सबूत नहीं है, तो फिर उस भयावह विनाश का क्या जो हमें पुरातत्विक खुदाई में मिलता है? जली हुई इमारतों की परतें, टूटी हुई मूर्तियां, ये सब क्या दिखाता है? ये किसी प्राकृतिक क्षय की कहानी नहीं कहता, ये हिंसा की कहानी कहता है। और अगर ओदंतपुरी और विक्रमशिला जैसे आसपास के सभी बड़े बौद्ध केंद्र एक ही समय पर नष्ट कर दिए गए तो ये मानना बहुत मुश्किल है कि हमलावरों ने नालंदा को, जो उन सब में सबसे प्रसिद्ध था, उसे छोड़ दिया होगा। मैं हिंसा से इनकार नहीं कर रही, लेकिन मैं उसके पैमाने और समय पर सवाल उठा रही हूँ। चलिए एक और सबूत पर नजर डालते हैं। तिब्बती भिक्षु धर्मस्वामिन, जो खिलजी के हमले के करीब 40 साल बाद 1235 में नालंदा आए थे, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने नालंदा को खंडहर पाया। बिल्कुल सही, लेकिन उन्होंने वहां एक 90 साल के बूढ़े शिक्षक राहुल श्रीभद्र को भी पाया, जो कुछ 70 छात्रों को पढ़ा रहे थे। वे छिप छिप कर डर के माहौल में जी रहे थे, लेकिन वे वहां थे। बौद्धिक जीवन की एक लौ अब भी जल रही थी। अगर हमला इतना सर्वनाशकारी और संपूर्ण था, जैसा आप बता रहे हैं, तो 40 साल बाद वहां कोई शिक्षक और छात्र कैसे हो सकते थे? यह एक धीमी मौत की तरफ इशारा करता है, ना कि एक झटके में हुई हत्या की ओर। लेकिन एक 90 साल के बूढ़े शिक्षक और मुट्ठी भर छात्र उस महान यूनिवर्सिटी की परछाई भी नहीं है जिसमें कभी 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक हुआ करते थे। यह स्थिति तो खुद ही तबाही का सबसे बड़ा सबूत है। यह दिखाता है कि संस्थागत ढांचा पूरी तरह से टूट चुका था। राजकीय संरक्षण खत्म हो गया था, सुरक्षा खत्म हो गई थी और आर्थिक मदद के सारे स्रोत बंद हो गए थे। एक महान विश्वविद्यालय सिर्फ कुछ लोगों के पढ़ाने से नहीं चलता, उसे एक पूरे इकोसिस्टम की जरूरत होती है। हमले ने उसी इकोसिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंका। एक कमजोर होती संस्था और एक हिंसक रूप से नष्ट की गई संस्था में बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल, और मैं इसी फर्क पर जोर दे रही हूं कि वो इकोसिस्टम हमले से पहले ही चरमरा रहा था। एक विश्वविद्यालय सिर्फ इमारतों से नहीं, बल्कि संरक्षण और प्रासंगिकता से बनता है। पुरातात्विक साक्ष्य भी एक अलग कहानी कहते हैं। खुदाई में मिली चीजें बताती हैं कि कई इमारतें हमले से बहुत पहले ही खराब हालत में थीं, उनकी मरम्मत नहीं हो रही थी। कुछ जगहों पर तो बौद्ध ढांचों के ऊपर बाद में छोटे मोटे हिंदू मंदिर बना दिए गए थे। ये एक धीमी प्रक्रिया थी। इसके अलावा आर्थिक पहलू भी है। नालंदा जैसे महाविहार उन व्यापारिक मार्गों से मिलने वाले दान पर बहुत निर्भर थे जो उस इलाके से गुजरते थे। जब वो व्यापार मार्ग कमजोर पड़े तो इन संस्थाओं की आर्थिक कमर टूट गई। कमजोर होती इमारतें और घटता हुआ पैसा किसी संस्था को धीरे धीरे बंद कर सकता है, लेकिन ये हजारों भिक्षुओं की हत्या और एक विशाल पुस्तकालय के महीनों तक जलने की वजह नहीं बता सकता। पुरातात्विक सबूत हिंसा की भयावहता को नकार नहीं सकते। एक संस्था का बजट कम होना और एक संस्था का खून बहना दो बहुत अलग बातें हैं। आपने प्रासंगिकता की बात की, लेकिन नालंदा की प्रासंगिकता सिर्फ स्थानीय समर्थन पर नहीं टिकी थी। वो ज्ञान का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। उसकी बौद्धिक विरासत को तलवार और आग से ही खत्म किया गया। और मैं कह रही हूं कि उस तलवार और आग को मौका इसलिए मिला क्योंकि संस्था अंदर से कमजोर हो चुकी थी। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उस समय बौद्ध धर्म खुद एक बड़े बदलाव से गुजर रहा था। वज्रयान और तांत्रिक साधनाएं ज्यादा जटिल और गुप्त होती जा रही थीं, जिससे आम लोगों से इसका जुड़ाव कम हो रहा था। दूसरी तरफ भक्ति आंदोलन जैसे सरल और भावनात्मक हिंदू पंथ ज्यादा लोकप्रिय हो रहे थे। समाज का धार्मिक झुकाव बदल रहा था। जब समाज का समर्थन घट जाता है, राजकीय संरक्षण हट जाता है और आर्थिक आधार कमजोर हो जाता है, तब कोई भी बाहरी हमला विनाशकारी साबित होता है। खिलजी का हमला शायद वो आखिरी धक्का था जिसने एक जर्जर हो चुकी दीवार को गिरा दिया। न हो, उसका वास्तविक अंत एक हिंसक सैन्य कार्यवाही से हुआ। बख्तियार खिलजी का आक्रमण ही वो निर्णायक घटना थी जिसने नालंदा महाविहार को भौतिक रूप से नष्ट कर दिया और पूर्वी भारत में संगठित बौद्धिक जीवन को समाप्त कर दिया। तो असली सवाल ये है कि क्या महान सांस्कृतिक संस्थाएं इतनी नाजुक होती हैं कि उन्हें हिंसा के एक ही झटके से तोड़ा जा सकता है? नालंदा का सबूत बताता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि नालंदा का पतन किसी एक घटना का नतीजा नहीं था। इसे सिर्फ एक आक्रमण से जोड़ना दशकों के क्रमिक पतन को नजरअंदाज करना है, जिसमें संरक्षण की कमी, आंतरिक धार्मिक बदलाव, आर्थिक गिरावट और बढ़ती सामाजिक प्रतिस्पर्धा शामिल थीं।
या शायद असली सबक ये है कि महान संस्थाएं अचानक हुए हमले से नहीं मरती, वे अपनी प्रासंगिकता और समर्थन के धीरे धीरे खत्म होने से मरती हैं। हमला तो बस उस कब्र पर लगाया गया पत्थर था जो पहले ही खुद चुकी थी। इतिहास शायद ही कभी इतना सीधा और सरल होता है। निश्चित रूप से नालंदा का अंत भारतीय और विश्व इतिहास दोनों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। इन अलग अलग दृष्टिकोणों पर विचार करना हमें ये याद दिलाता है कि अतीत को समझने की हमारी कोशिश हमेशा जारी रहती है। और आखिर में ये श्रोताओं पर निर्भर करता है कि वे किस तर्क को ज्यादा मजबूत मानते हैं। इस विषय पर मौजूद सामग्री में खोजने के लिए और भी बहुत कुछ है।